Today we will start the second unit, that is nuclear energy, and we will discuss the part 1 of nuclear energy. In basically nuclear energy, as everybody knows that सबको पता है कि जैसे न्यूक्लियर फिजन होता है या न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियस लगभग बराबर के, एकदम बराबर तो नहीं होता है, दो बराबर साइज के न्यूक्लियस में टूटता है। तो टूटता है तो कुछ पार्ट उसमें अलग से गिरता है। तो जो पार्ट अलग से उन दो न्यूक्लियस के अलावा कुछ अलग से जो गिरता है, दैट इज़ नोन एज एनर्जी। वो एक तरीके से एनर्जी के फॉर्म में होता है। और इसका न्यूक्लियर फिजन का एग्जांपल आप समझ सकते हो एटम बॉम्ब। ऐसे ही न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा हल्के न्यूक्लियस आपस में मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो इसमें भी कुछ पार्ट जब टूटता है तो कुछ पार्ट उसमें से गिरता है, तो कुछ पार्ट अलग होता है, दैट इज़ नोन एज एनर्जी। और इसका एग्जांपल है न्यूक्लियर फ्यूज़न का हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, जैसे कि दो हाइड्रोजन मिल करके एक ड्यूटेरियम बनाते हैं और ऐसे फिर दो ड्यूटेरियम मिल करके एक हीलियम बन जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं न्यूक्लियर एनर्जी में। और वी विल डिस्कस द फंडामेंटल फोर्सेस related with this unit, the nuclear energy, and about the atomic theory, the nucleus structure, the electron, the proton, the neutron. We are going to discuss in this unit in today's lecture. We will start with the fundamental forces in universe. The fundamental forces, or you can say the fundamental interactions of physics, are the ways that individual particles interact with each other. It turns out that every single interaction observed taking place in the universe can be broken down and described by 4 types of interaction. यूनिवर्स में जो भी पार्टिकल हैं, छोटे से छोटा पार्टिकल, बड़े से बड़ा पार्टिकल, सब कोई एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट होता है, ये फोर्सेस ही कहलाते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। बहुत काइंड ऑफ तरीके के फोर्सेस होते हैं जिससे पूरी यूनिवर्स में चीज़ें एक दूसरे से बंधी रहती हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टाइप ऑफ forces. 4 types of interaction of forces. First one is known as gravity or gravitational force. Second is electromagnetism. And third is weak interaction or weak nuclear force. And fourth is strong interaction or strong nuclear force. ग्रेविटी क्या होता है बेसिकली मैं बताता हूँ पहले। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दो मासेस या द्रव्यमान पिंड जिसको आप कहते हो के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स या आकर्षण बल होता है। दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर बट इट इज ऑफ लार्ज रेंज। ये सबसे कमज़ोर फोर्स होता है बाय नेचर, ये सबसे कमज़ोर फोर्स होता है, लेकिन इसकी रेंज बहुत बड़ी होती है। ठीक है, और इस फोर्स के कारण ही जो हमारी अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मून रोटेट्स अराउंड अर्थ। इसी फोर्स के कारण जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, और जो चंद्रमा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ग्रेविटेशन को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से समझाया जा सकता है। और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार क्या होता है कि किसी द्रव्यमान पिंड या मास के चारों ओर एक कर्व होता है, दैट एक स्पेस होता है, वो कर्व फॉर्म में होता है। ठीक है, जनरल थ्योरी के ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार एक मास या द्रव्यमान पिंड के चारों तरफ जो स्पेस होता है वो कर्व के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसको और डिटेल में समझते इस तरह से। द ग्रेविटी ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटी हैज द फार्थेस्ट रीच बट इट इज द वीकेस्ट इन एक्चुअल मैग्नीट्यूड। जो मैंने बताया था कि दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस, लेकिन इसका रेंज बहुत होता है कि मान लीजिए कोई चीज़
या गोरखपुर में कोई बंदा है और कुछ कैलकाटा में है, इस डिस्टेंस पे भी अगर कुछ चीज़ें हैं तो उनमें भी बीच में वो फोर्सेस काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस हैज द फार्थेस्ट रीच बट इट इज द वीकेस्ट इन एक्चुअल मैग्नीट्यूड। क्योंकि देखिए चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी ज़्यादा है और पृथ्वी से धरती की दूरी कितनी ज़्यादा है, लेकिन ये फोर्सेस काम करते हैं। इट मीन्स इट्स रेंज इज वेरी लार्ज। It is purely attractive force which reaches through even the empty void of space to draw two masses towards each other. It keeps the planets in orbit around the sun and the moon in orbit around the earth, जो कि मैंने बताया। Gravitation is described under the theory of general relativity, which defines it as the curvature of space time around an object of mass. This curvature in turn creates a situation where the path of least energy is toward the other object of mass. अब सेकेंड फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये फोर्स जो होता है ये दो इलेक्ट्रिकल चार्जेस, जो इसको आप हिंदी में विद्युत आवेश कह सकते हो, ये फोर्स होता है दो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बीच कार्य करता है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में अधिक होता है। ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में अधिक होता है और यह फोर्स अट्रैक्टिव अथवा रिपल्सिव दोनों तरफ से काम करता है। ये आकर्षण और प्रतिकर्षण, अट्रैक्टिव और रिपल्शन, दोनों तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है। यह जब हमारा चार्ज स्टैटिक होता है तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। जो दो चार्जेस के बीच में ये लग रहा है, अगर दोनों चार्जेस हमारे स्टैटिक हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह काम करता है। और जब गतिमान है, जब हमारे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मूवमेंट में है, गतिमान होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों काम करता है। ठीक है, तो जब आवेश स्थिर होता है तब ये उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक का काम करता है और जब आवेश या चार्जेस गतिमान होता है तब ये विद्युत चुंबकीय बल दोनों काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द इंटरैक्शन ऑफ पार्टिकल्स with an electrical charge. Charged particles at rest interact through electrostatic forces, while in motion they interact through both electrical and magnetic forces. For a long time, the electric and magnetic forces were considered to be different forces, but they were finally unified by James Clerk Maxwell in 1864 under Maxwell equations. In the 1940s, quantum electrodynamics consolidated electromagnetism with quantum physics. Electromagnetism is perhaps the most prevalent force in our world. It can affect things at a reasonable distance and with a fair amount of force. Up next is weak interaction. तो जो वीक इंटरैक्शन है इट इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। यह बहुत ही पावरफुल फोर्स है जो न्यूक्लियस के अंदर कार्य करता है। यह फोर्स न्यूक्लियस के अंदर बीटा पार्टिकल के डिके के कारण बनता है। ठीक है, द वीक इंटरैक्शन इज अ वेरी पावरफुल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द स्केल ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस में काम करता है। इट कॉजेज फेनोमेना सच एज बीटा डीके। जब न्यूक्लियस से हमारा बीटा डीके होता है, डीके को कह सकते हैं क्षय, जब बीटा डीके होता है उस समय ये फोर्स हमारा काम करता है। इट हैज़ बीन कंसोलिडेटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एज अ सिंगल इंटरैक्शन कॉल्ड द इलेक्ट्रोवीक इंटरैक्शन। द वीक इंटरैक्शन इज mediated by the W boson. There are two types of the W plus and W bosons and also the Z boson. And the fourth is strong nuclear forces.
और स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज या स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन में क्या होता है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच काम करता है, और ये अत्यंत शक्तिशाली अट्रैक्टिव फोर्स है। इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। ये फोर्स न्यूक्लियस को आपस में बांधे रखता है, न्यूक्लियॉन्स को। ये फोर्स आपस में न्यूक्लियॉन्स को, जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो क्या हुआ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस में, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, और ये न्यूक्लियस के अंदर इट वर्क्स बिटवीन द प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये, और इट इज अ वेरी पावरफुल अट्रैक्टिव फोर्स, और ये जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनको आपस में बांधे रखता है। इट बाइंड टुगेदर द न्यूक्लियॉन्स लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक। तो ये लिखा हुआ है द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फोर्सेस इज द एप्टी नेम स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन, which is the force that among other things keeps nucleons, proton and neutrons bound together in the helium atom. For example, it is strong enough to bind two protons together even their positive electrical charges causes them to repulse each other. In essence, the strong interaction allows particles called gluon to bind together quarks to create the nucleons in the first place. Gluons can also interact with other gluons, which gives the strong interaction a theoretically infinite distance, although its major manifestations are all at the subatomic level. Now, the atomic theory. ठीक, atomic theory, as everybody knows since class 9, what is atomic theory, what is nucleus, what is electron, what is proton, what is neutron. Now I am going to repeat the same atomic theory. Atomic theory is a scientific theory of the nature of matter, which states that matter is composed of discrete units called atom. ठीक है। The atom consists of a small but massive nucleus surrounded by a cloud of rapidly moving electrons. ठीक है, एटम क्या होता है, एटम में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के नाभिक में क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को ही हिंदी में नाभिक बोलते हैं। उसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, तो दोनों की संख्या बराबर होती है, और उसके बाहर जो ऑर्बिट होते हैं उस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे निगेटिवली चार्ज मूव कर रहे होते हैं। This is the atomic theory. Basically, the atom consists of a small but massive nucleus surrounded by a cloud of rapidly moving electrons. The nucleus is composed of protons and neutrons. Total number of protons in the nucleus is called the atomic number of the atom. इस atom का जो atomic number होता है, that is equivalent to the number of protons in the nucleus and is given by the symbol Z. The total electrical charges of the nucleus is therefore plus Ze, where E is elementary charge equals to 1602 into 10 to the power minus 19 coulombs. In a neutral atom, there are as many electrons as protons moving about nucleus. It is the electrons that are responsible for the chemical behavior of the atoms and which identify the various chemical elements. तो भी हम केमिकल का इंटरेक्शन करते हैं, दो केमिकल्स का, तो किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है। बाहरी ऑर्बिट में हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हमें केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स होता है। ठीक है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स whereas neutrons are uncharged particles. जैसा मैंने बताया था कि proton is positive charged particle, electrons are negatively charged particle, and neutrons are the neutral particles, or you can say the uncharged particles.
Protons have a positive charge, whereas electrons are negatively charged. Neutrons are neither negatively charged nor positively charged. A neutral atom is the one which has an equal number of protons and the electrons. The positive charge of the proton cancels the negative charge of electrons and makes the atom neutral. But the number of neutrons in the nucleus of the atom of a particular element may vary. Such atoms of the same element that have different number of neutrons are known as isotopes of that element. Now, you can see in this diagram, in this representation, because of wave particle duality, the size of the nucleus is somewhat fuzzy. Measurement of high energy electron scattering yields is almost equal to 1.2 into 10 to the power minus 15 meter into a to the power 1 by 3. Nuclear density is almost equal to 10 to the power 15 for ordinary matter. Masses scale कार्बन के 12 एटम के लिए 12 U, where U is a unified atomic mass unit and 1 U is equal to 1.6605 into 10 to the power minus 27 kg, that is equal to 931.5 MeV upon C square. In this table, masses in kilograms, unified atomic mass units and MeV per C square. ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन का हो गया masses in kilogram 9.1094 into 10 to the power minus 31 and unified atomic mass unit इसका हो गया 0.00054,858 और इसका ये हो गया that is equal to 0.51100. प्रोटॉन में हो गया सेम 1.6762 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम और इसका यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट हो गया 1.007276, दैट इज MeV per C square is 938/27. ठीक है, H एटम के लिए हो गया 1.67353 into 10 to the power minus 27 और इसका यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट हो गया 1.007825 एंड MeV per square is equal to 938.78 और न्यूट्रॉन का हो गया the masses in kilogram is 1.67493 into 10 to the power minus 27 और यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट हो गया इसका 1.008665 और MeV on C square is equal to 939.57. Now the theory of nuclear structure. ये भी सबको पता है since class 9. Understanding the structure of the atomic nucleus is one of the central challenges in modern nuclear physics. The nuclear structure. The nucleus contains two types of bodies, namely protons and neutrons. In physics, electrons are present outside the nucleus and revolve around the nucleus in circular orbit. These orbits are also known as energy level. हमारे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में क्या होता है, किसी भी एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। उसके आउटर ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आउटर ऑर्बिट में सर्कुलर ऑर्बिट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, वो निगेटिवली चार्ज होते हैं और ये जो ऑर्बिट होता है, आउटर ऑर्बिट होता है, दीज आर आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल्स। Protons and neutrons are much heavier compared to electrons. उनका वेट इलेक्ट्रॉन के वेट से ज़्यादा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। Protons
and neutron in combined are known as nucleus. वही चीज बार बार रिपीट हो रही है. Protons and neutrons are combined are known as nucleus. The mass of all the electrons in the nucleus is negligible when compared to the mass of the proton and the neutrons. The nucleus is extremely small in size and very dense in comparison to the rest of the atoms. In spite of the fact that the size of the nucleus is extremely less as compared to the remaining part of the atom, most of the mass of the atom is concentrated in the nucleus. It is due to the fact that both neutrons and protons are present in the nucleus and together constitute the mass of the atom. The mass of the electrons is not counted as it is negligible in comparison to that of protons or neutrons. Thus, for all particle purposes, the mass of the atom is taken as the sum of the masses of the proton and neutron. इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है और किसी भी एटम का अगर मास बताना है तो उस एटम का मास is equal to the number of protons, the sum of number of protons and plus the number of neutrons. This is the diagram. You can see in picture there is an atom size is 10 to the power 8 minus 8 centimeter in which there is a nucleus. Nucleus size is 10 to the power minus 12 centimeter in which there are protons and electrons. तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का हो गया 10 to the power minus 13 सेंटीमीटर and electrons का हो गया 10 is less than 10 to the power minus 16 centimeter. It is very clear through this picture. You can see there is an atom in between. In the center of the atom there is a nucleus. The atom size is 10 to the power minus 8 centimeter and nucleus size is 10 to the power minus 12 centimeter and the size of proton neutron is 10 to the power minus 13 centimeter and that of electron is 10 to the power minus 16 centimeter. न्यूक्लियर फोर्सेस जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस are one of the four basic forces of nature. They are also known as strong forces. Within the nucleus, protons repel each other since there is a force of repulsion between like charges. To overcome this repulsive force of positively charged protons and bind the nucleus together, a strong attractive force is required. This force is known as nuclear force. जैसे कि प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं तो दोनों अगल बगल रहेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगेगा. लेकिन जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है दोनों को बाइंड किए रहता है. That's why this force is known as nuclear force and it is a strong nuclear force. Nuclear force is a very strong force which bind the protons and neutrons together to form a very small nucleus. The force that controls the motion of the electrons of the atom is known as the electromagnetic force. The nuclear forces are of short range and act within the range of the nucleus. Their influence does not extend very far beyond the nuclear boundary and thus does not interfere with the electromagnetic force. Now you can see this picture of the nucleus size 1 to the 1. There is a proton, and strong electromagnetic field. Now in the next lecture we will discuss about the binding energy, the nuclear energy and the nuclear force in detail. Okay? And we will discuss about
the nuclear reaction and radioactive decay. Nuclear active decay like gamma decay, nuclear fusion, nuclear fission in detail in the next